हे भगवान जी, ये क्या हो गया? आज तो मेरी बेटी की शादी थी और आज ही इस बाढ़ को आना था। अब क्या करें हम? जितना सामान बचा है उसे जल्दी से ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। सभी लोग घर के सामान को बचाने में लगे होते हैं कि तभी नीलम बोलती है। 1 मिनट छोड़ो उसे। दहेज के कमरे का क्या हुआ? वहाँ तो दहेज का सारा सामान रखा था ना। नीलम की बात सुनकर अब सभी उस बाढ़ के पानी में पैर बढ़ाते हुए उस कमरे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि बाढ़ के तेज प्रेशर की वजह से वो कमरा कब का टूट गया है और लगभग बाढ़ में बह चुका है। हे भगवानी, ये क्या हो गया? जिंदगी भर की जमा पूंजी और लोगों से थोड़ा बहुत कर्ज लेकर बेटी का एक दहेज का जुगाड़ किया था और सब कुछ इस बाढ़ में बह गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरी माँ, बाबा, भैया की मेहनत का सामान बाढ़ में नहीं बह सकता। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। दहेज का सामान पूरी तरह से बाढ़ में बह चुका था और थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकती है और बाढ़ का पानी हल्का कम होता है तो आसपास की औरतें बातें करती हैं। सामान का तो कुछ नहीं है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन बेटी के दहेज का क्या करोगी? तुम्हारे पास तो एक कुर्सी तक नहीं बची, क्या दोगी बेटी के दहेज में? ये सब कुछ इस मनहूस की वजह से हुआ। कितने दिनों से रट लगा कर बैठी थी कि बाढ़ आएगी, लो आ गई बाढ़ और मेरी बेटी के दहेज का सारा सामान ले गई। लेकिन संगीता, इसमें बहू की भला क्या गलती है? वो तो भले के लिए ही समझा रही थी ना, लेकिन तुम्हें तो अपनी जिद पूरी करनी थी। हाँ, मेरे दहेज का सामान है, क्या तो इसमें भाभी का क्या कसूर है? उन्होंने तो बोला था, हमने ही नहीं सुनी। चुप करो तुम लोग, ये सब कुछ इसी मनहूस की वजह से हुआ है। जिस दिन से इसने घर में कदम रखा है ना, उस दिन से मैं एक दिन भी खुश नहीं रही हूँ। अपनी बेटी का ढेर सारा सामान बाढ़ में बहने का कारण भी अब बेचारी नीलम पर ही मर देती है। तो वहीं 1 से 2 दिन में जब बाढ़ का पानी पूरी तरह से सूख जाता है तो लीलावती आती है। हाँ जी, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम बिना दहेज के तो शादी करेंगे नहीं। 1 हफ्ते का समय है, अगर दहेज का इंतजाम हो जाए तो बता देना, वरना फिर हम कहीं और देखेंगे। लीलावती की ऐसी बातें सुनकर उसके जाते ही ये लोग तो दहेज के लालची हैं, जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी। अब मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि 1 हफ्ते में फिर से सभी चीजों का बंदोबस्त कर सकूं, और ना ही कोई इतनी जल्दी इतना बड़ा कर्ज देगा। मैं तो कह रहा हूँ तोड़ दूं ये रिश्ता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतना अच्छा रिश्ता मैं कैसे जाने दूं? चाहे अब कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी तो करवा कर आऊंगी। और तू मनहूस, तू क्या कर रही है यहाँ? जा मेरी नजरों के सामने से चली जा। संगीता की ऐसी बातें सुनकर अब वो सीधा कमरे में जाकर अपने बैग पैक करने लगती है। तभी पीछे पीछे शीतल भी आ जाती है। भाभी, आप कहाँ जा रही है? माँ की बातों को सुनकर घर छोड़कर मत जाइए, मुझे इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। मैं कहीं नहीं जा रही, बस 1-2 दिन के लिए मायके जा रही हूँ। क्या पता अगर 1-2 दिन माँ जी मुझे ना देखे तो उनका गुस्सा शांत हो जाए। तुम अपना ख्याल रखना। अपनी सास के तानों से परेशान होकर नीलम 2 दिन के लिए अपने मायके आ जाती है। खुद का किया हुआ अपने बच्चों पर उतरता है। जैसे वो तुम्हारे साथ बर्ताव करती थी ना, शायद इसीलिए भगवान ने ऐसा किया है। मैं भी एक बहन का भाई हूँ, तो बस यही चाहूंगा कि उस बहन की जिंदगी खराब ना हो। कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम हो ही जाएगा। वैसे मैं तो फर्नीचर का काम करता हूँ, अगर कुछ भी फर्नीचर के सामान की जरूरत है तो मुझे बता देना, जल्द से जल्द तैयार करवा कर भेज दूंगा। मैंने तो पहले ही दिशा के दहेज के सारे सामान को इकट्ठा करके रख लिया है, ताकि आखिरी समय में कोई दिक्कत ना हो। नीलम की छोटी बहन दिशा की शादी को तकरीबन 6 महीने पड़े थे, लेकिन दिशा के घर वालों ने पहले से ही दहेज का सारा सामान तैयार करके रख दिया था। तो वहीं ये सुनकर नीलम बोलती है, वैसे तो मुझे ये कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन दिशा की शादी को भी पूरे 6 महीने पड़े। 1 महीने पहले भी इंतजाम करना शुरू करेंगे ना तो समय से सब हो जाएगा। आप लोगों ने दिशा की शादी में देने के लिए जो जो सामान कपड़े सब लिए आप मुझे दे दीजिए, वो मैं अपनी नंद के दहेज में दे दूंगी और उसके बाद समय से पहले सारे पैसे भी चुका दूंगी आपके। जो लोग तेरी जरा भी इज्जत नहीं करते, तुम उन लोगों के लिए अपनी ही बहन के दहेज का सामान दांव पर लगा रही हो। हाँ नीलम, ये सही नहीं है, समझो इस बात को। तुम उस घर की बहू हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है। मैं आप लोगों को सच में 6 महीने के अंदर सारे पैसे दे दूंगी जितने भी हुए। तब तक के लिए आप लोग प्लीज मेरी परेशानी समझिए। आपकी ननद सच में बहुत किस्मत वाली है, जिसे आप जैसी भाभी मिली। बहुत कम लोगों को मिलती है ऐसी भाभी। अपनी बहन की परेशानी समझते हुए दिशा सभी घर वालों को अपना दहेज देने के लिए मना लेती है। तो वहीं अगले दिन ही नीलम अपने ससुर को कॉल करती है और उन्हें बुलाकर सारी बात बताती है। बहू, ये भी ठीक नहीं है। मैं अपनी बेटी के दहेज के लिए किसी और बेटी का दहेज नहीं ले सकता। अगर मेरी बेटी की शादी होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो उसकी किस्मत में कुछ बेहतरीन लिखा होगा। पापा जी, आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं ना, तो मेरी बात मान लीजिए। और हाँ, मेरी कसम है आपको, अगर आपने इस बारे में किसी को कुछ बताया, आप कह देना कि आपके किसी दोस्त ने आपको पैसे दिए हैं, वरना माँ जी को सच पता चल गया तो वो तो ये दहेज भी नहीं लेंगी। नीलम के कहने पर अखिलेश चुप रहता है। वहीं अपने दोस्त का नाम लेकर अखिलेश सारा दहेज का सामान लेकर घर आ जाता है, लेकिन न चाहते हुए भी शीतल को सच्चाई पता चल जाती है और वो अकेले में अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, आपको क्या लगा कि आप मुझे कुछ नहीं बताएंगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? इन फर्नीचर के सामान पर जो नक्काशी वो आपके भैया करते, और ये वही दहेज का सामान है जो आपकी बहन के लिए जोड़ा गया था। आपको याद नहीं, जब पिछले महीने मैं आपकी माँ के घर आई थी तो मैंने सारा सामान खुद देखा था। आप ऐसा मत करिए भाभी। शीतल, भगवान के लिए चुप हो जाओ और इस बात को अपने मुंह से मत निकालो। कम से कम शादी होने तक तो बिल्कुल नहीं।
नीलम के कहने पर शीतल चुप हो जाती है। तो वहीं संगीता अब सारा दहेज का सामान अपने कमरे में रखवा लेती है। तुम मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आओगी और खबरदार जो तुमने एक भी दहेज के सामान को छुआ तो पता चला ये भी बाढ़ में बह गया। संगीता के ऐसे ताने देने पर भी चेतन कभी अपनी माँ से कुछ नहीं कहता था। इसे देखते देखते शीतल इतना थक चुकी होती है कि आज वो अपने भाई से ही लड़ना शुरू कर देती है। अरे भैया कुछ तो शर्म करो, आप भाभी से लव मैरिज करके लेकर आए थे। आजकल तो अरेंज मैरिज वाले भी अपनी पत्नियों का साथ देते हैं। और हाँ फेंकी, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है, जितनी है ना उतनी ही बातें कर, समझी? नीलम बीच में आते हुए। शीतल चुप हो जाओ, कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें तैयारी नहीं करनी है क्या? चलो। नीलम बड़ी मुश्किल से शीतल को वहां से ले जाती है। इसी तरह ये दिन भी गुजरता है और अगले दिन जहां बाहर मंडप सजा होता है तो वहीं नीलम अपने हाथों से अपनी इकलौती नंद को तैयार कर रही होती है। तुम तो सच में किसी गुड़िया की तरह लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो। काला टीका तो लगना बनता ही है। हाय मेरी बिटिया कितनी प्यारी लग रही है। पता है बरसों से अरमान था कि तुझे इस तरह शादी के जोड़े में देखूं, आज जाकर दिल को ठंडक मिली है। लोग शीतल को इस तरह शादी के जोड़े में देखकर थोड़े भावुक हो जाते हैं। तो वहीं कुछ देर में बारात आ जाती है और लीलावती सबसे पहले सारा दहेज का सामान आंगन में रखवा कर एक एक चीज चेक करने लगती हैं। सारी चीजें काफी बढ़िया है। पता नहीं आप लोगों ने इतने कम दिनों में कैसे इंतजाम किया, लेकिन दिल खुश कर दिया आप लोगों ने। लालची लोग दहेज के, एक तो पता नहीं इन लोगों ने 3-4 दिन में इंतजाम कहाँ से कर लिया दहेज का, और ऊपर से इस लालची औरत को देखो। इसकी हरकत को देखकर घर में मौजूद सभी मेहमान और पड़ोसी उससे मुंह बनाने लगते हैं। वहीं थोड़ी देर में शीतल भी मंडप में आकर बैठ जाती है। विधि विधान से शादी की सारी रस्में चल रही होती हैं कि तभी अचानक आसमान में बादलों में बिजली कड़कनी शुरू होती है और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। और एक बार फिर इस तेज बारिश की वजह से धीरे धीरे आसपास पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। नहीं, फिर से ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान क्या दुश्मनी है तुझे मेरी बेटी की शादी से। भगवान को बाद में कोस लेना, पहले दहेज का सामान घर के अंदर रखो, वरना पता चले ये भी बह के पानी में भर गया। इससे पहले ज्यादा बाढ़ का पानी इकट्ठा होता लगभग सारा सामान घर के अंदर आ चुका था। लेकिन तभी संगीता देखती है कि एक संदूक जिसके अंदर सारे कपड़े हैं बहता चला जा रहा है। हे भगवान, और उसमें तो गहने और भारी कपड़े हैं, वो कहाँ बहता जा रहा है? अरे कोई तो संदूक को पकड़ो। एक बार फिर से मैं अपनी मेहनत के दहेज को इस तरह बाढ़ के पानी में नहीं बहता देख सकती। बाढ़ के पानी की वजह से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस संदूक को पकड़ सके। लेकिन नीलम इस बार अपनी नंद की शादी के दहेज को यूं बाढ़ में बहता नहीं देख सकती थी, इसलिए वो बिना अपनी परवाह किए सीधा उस बाढ़ के पानी में कूद जाती है और लगभग संदूक को पकड़ ही लेती है। ये भगवान, भाभी ये क्या किया आपने? अरे पापा, भैया जल्दी से भाभी को बचाइए। जैसे तैसे कर उस संदूक को पकड़ तो लेती है कि तभी उस बाढ़ के पानी में बहता हुआ बड़ा सा पत्थर जाकर नीलम के सिर पे जा लगता है, जिससे उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि नीलम बेहोश हो जाती कि तभी चेतन और शादी में आए नीलम के भाई आशुतोष जल्दी से नीलम और संदूक तक पहुंच जाते हैं और उसे सुरक्षित घर तक ले आते हैं। भाभी के सिर से तो काफी खून निकल रहा है, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। शीतल जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और नीलम के सिर पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है। तभी कुछ देर में नीलम को भी होश आ जाता है, जिसे देखकर किसने कहा था हीरोइन बनकर बाढ़ के पानी में कूदने के लिए? चलो एक काम तो अच्छा हुआ, कम से कम संदूक तो बच ही गया। हाँ समधन जी, जरूरी सामान तो इसी संदूक में था। अब दहेज का सामान भी पूरा है और सब ठीक भी है, तो मैं तो कह रही हूँ कि घर के अंदर ही फेरे ले लेते हैं। इससे पहले सभी लोग अंदर फेरों की तैयारी करते कि तभी शीतल गुस्से से, आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं शादी करूंगी? मेरी शादी मेरी भाभी की जान से बढ़कर नहीं है, और मैं ठोकर मारती हूँ ऐसे दहेज पर जो मेरी भाभी की जान लेने पर उतर आए। दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? वो इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही है, और कौन सा ये दहेज तेरी भाभी लेकर आई है? और मैंने तो नहीं कहा था कि इसे पानी में कूदे। कभी तो आपने सही बोला, चाहे अनजाने में ही। ये दहेज भाभी ही लेकर आई हैं। शीतल से रहा नहीं जाता और वो संगीता को सारी सच्चाई बता देती है। इसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वहीं ईशान, पहले आपने दहेज मांगा, मैं तब चुप था, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बाढ़ में सब कुछ बहने के बाद भी आपने इन लोगों से दहेज मांगा और भाभी ने इतनी मुश्किल से दहेज का सामान इकट्ठा किया। माँ, शादी के बाद मुझे विलायत में रहना है, तो वहाँ क्या ये फ्रिज, टीवी, बेड, फर्नीचर नहीं होगा? अगर आप दहेज लेंगी तो मैं शादी नहीं करूंगा, जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। माँ के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दो, सारा दहेज का भूत उतर जाएगा। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ना बाबा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समधन जी, आप अपना सारा दहेज अपने पास ही रखिए, हम बस बहू को ले जाएंगे। जिस बहू को तुम हमेशा ताने देती रही ना, उसी बहू ने अपनी बहन की शादी न सोचते हुए तुम्हारी बेटी की शादी का पहले सोचा और सारा दहेज लाकर रख दिया। और क्या चाहिए तुम्हें संगीता? अगर यहाँ मेरी बहन को यही सब झेलना है ना, तो इससे अच्छा है कि मैं उसे अपने साथ घर ले जाऊं। अरे सबसे ज्यादा दुख तो मुझे चेतन को देखकर होता है। तुम्हारी बहन का पति, जो उसे सिर्फ 1 महीने से जानता है, अपनी माँ के खिलाफ जाकर उसका साथ दे रहा है। और तुम तो मुझसे वादा करके ले गए थे ना कि उसे जिंदगी भर खुश रखूंगा, कभी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। कहाँ गई वो सब बातें? सारी सच्चाई सामने आने पर अब संगीता और चेतन दोनों को ही अपनी गलती का एहसास होता है। बहू, जब से तू इस घर में आई थी तब से तू मुझे ना पसंद थी, सिर्फ इसी कारण से कि तू मेरी पसंद से नहीं आई थी। लेकिन अब लगता है कि अगर मैं अपनी पसंद की भी बहू लाती ना,
तो वो भी ये सब नहीं कर पाती जो तूने किया। गलती तो मेरी है। कितने वादे करके तुम्हें इस घर में लाया था कि खुश रखूंगा, लेकिन माँ के डर की वजह से कभी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। मुझे माफ कर देना नीलम, अब मेरे लिए सबसे जरूरी तुम ही हो और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अपने पति और सास की बातें सुनकर नीलम काफी खुश होती है, जिसके बाद अब घर के अंदर ही फेरों की तैयारी शुरू हो जाती है और अब शादी के बाद आखिरकार शीतल अपनी ससुराल चली जाती है। तो वहीं इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और बाढ़ की परेशानी भी खत्म हो जाती है। और आज नीलम जब रसोई में पकौड़ी चटनी की तैयारी कर रही होती है तभी संगीता आती है। अरे बहू, किस चीज की चटनी बना रही है आज तू पकौड़े के साथ? माँ जी वो पुदीने की बना रही थी, आपको पसंद है ना? आज हम तेरी पसंद की चटनी खाएंगे, वो भी मूंगफली की, लेकिन मैं बनाऊंगी अपने तरीके से। धीरे धीरे संगीता के बर्ताव में आ रहे बदलाव को देखकर नीलम काफी खुश होती है। वहीं चेतन भी अब अपनी बीवी का पूरा साथ दे रहा था और बाकी का जीवन नीलम भी अपने ससुराल में हंसी खुशी रह पा